Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Ashish, currently doing my internship at Rohtak PJMS. Today we have our special guest, Dr. Rajkumar Verma, Hello everyone. and he is our mentor, first year medicine resident. So I am working under him only. तो आज हम लकी हैं जो ये अपना टाइम निकाल के इंटरव्यू देने आए हैं एंड वी विल गेट टू नो अबाउट द डॉक्टर राजकुमार जर्नी फ्रॉम MBBS to NEET PG. So without any further delay, let's get started. आप बिलोंग कहाँ से करते हो, बैकग्राउंड मतलब कौन सी स्टेट से? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक गांव है सिमरी, वहाँ से। इनिशियली मैं स्टैंडर्ड 5 तक मैं गांव से ही था, हिंदी मीडियम से था। फिर बाद में पेरेंट्स बोले कि बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए थी, तो फिर मैं बक्सर जाके था, वहाँ पे CBSE में एडमिशन ले लिया था मैंने। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, 10th तक वहाँ पे था। फिर मैं कोटा गया, वहाँ LN में प्रिपरेशन किया मैंने PMT के लिए, और फिर वहाँ से रैंक आया, तो फिर मैं GMC नागपुर से मेरा MBBS हुआ है। नीट यूजी में कितने रैंक आए? नीट यूजी में मेरे 2500 रैंक्स थे, और बिहार PMT में भी 170 रैंक था। बट पेरेंट्स बोल रहे कि बिहार में रहोगे, घर के पास रहोगे तो पढ़ाई कम, घर ज़्यादा होगे और रिलेटिव ज़्यादा पहुँचे रहेंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कॉलेज नहीं लिया, मैं GMC नागपुर लिया था। फिर वहाँ पे यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी बैकग्राउंड कैसी रही है MBBS से लेके NEET PG तक का सफ़र? बेसिकली मैं बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो आप मुझे। ड्यूरिंग MBBS मेरे फर्स्ट ईयर में और अराउंड मतलब 64% थे, फिर 63% आए, फाइनल ईयर में 57%। तो एग्रीगेट मेरे परसेंटेज जो भी हैं 60% है। बट इंटर्नशिप में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आपको क्लिनिकल ब्रांच लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप। बाकी MBBS के जो भी एकेडमिक सेशन में उतना अच्छा तो नहीं था मेरा। फिर मैंने इंटर्नशिप के स्टार्टिंग 1 मंथ में थोड़ा मैं भी वैसे ढीला ढाला था। फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मैंने इनिशियल 2-4 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़ता था। धीरे धीरे इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने 4 घंटे 5 घंटे ऐसे पढ़ने शुरू किया था इंटर्नशिप में। बट उस टाइम ऐसा पूरा ओरिएंटेड नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कैसे पढ़ना था। तो जैसे तैसे एटलीस्ट स्टार्ट किया मैंने उस टाइम में। आपने हैबिट बनाई पढ़ने की मतलब? हाँ, एटलीस्ट सोचा कि बैठूँ, पढ़ूँ, कुछ करूँ। फिर धीरे धीरे पढ़ा और थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन लगाया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, थोड़ा ऐसे आने लगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है अपने को। फिर बाद में लास्ट में थोड़ा अच्छा स्पीड हो गया था, मैं पढ़ने लगा था, 10-10 घंटे पढ़ने लगा था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट जैसे कि इंटर्नशिप के साथ में उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, 20,000 रैंक था। फिर बाद में जब रिपीट का सोचा मैंने इंटर्नशिप के बाद में, तो मैंने पूरा फुली डेडिकेटेड था और मैंने सारे जो भी सोर्सेज पुराने वाले थे, तो ऐसे मैंने कुछ स्पेसिफिक लेके नहीं पढ़ा था, जैसे थे जो भी नोट्स था वो लेके पढ़ा था। फिर बाद में क्या किया, मैंने सोचा कि कुछ तो भी कोई कोचिंग का एक सोर्स लें, क्योंकि अभी सब कुछ लोग तब पूरी जनता कर रही, तो अपन क्यों नहीं करें, ऐसा सोच के चला मैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? इंटर्नशिप में स्टार्ट की थी कि फिर आपने ड्रॉप किया था? क्या क्या आपके रिसोर्सेज थे NEET PG की प्रिपरेशन के लिए? मैंने NEET PG की प्रिपरेशन के लिए इंटर्नशिप में माइंड बना लिया था। एक्चुअली मेरा बताया था आपको कि एकेडमिक अच्छा नहीं था, मैं 60% एग्रीगेट आया था, तो कॉन्फिडेंस उतना था नहीं, मतलब और भी लोगों को कंपेयर में ऐसा लगता नहीं था कि मुझसे हो पाएगा। और फाइनल ईयर में 57% मार्क्स थे, तो मेरा ऐसा फिर इंटर्नशिप में जैसे गया तो मैं सोचा कि यार क्लिनिकल ब्रांच लेना है, नॉन क्लिनिकल थोड़ा सा ऐसा लगता ही नहीं कि लेना नहीं लेना। तो फिर मैंने क्लिनिकल के पीछे मैं सोचा अगर लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं यही सोचते हैं ना। हाँ वही। फिर बाद में मैंने वही पढ़ाई शुरू कर दी। इंटर्नशिप के 1 महीने बाद थोड़ा धीरे धीरे आदत डाला पढ़ने का। धीरे धीरे 2 घंटे 4 घंटे इंटर्नशिप के बाद आने के बाद पढ़ना पड़ता था, तो थक जाते हैं, तो धीरे धीरे 4-5-6 घंटे ऐसे 8 घंटे तक जाने लगा। फिर लास्ट में 10-10 घंटे तक भी पढ़ने शुरू कर दिया। बट इंटर्नशिप के साथ में उतना रैंक अच्छा नहीं आया, क्योंकि मेरी कुछ गलतियाँ थी। मैंने रिसोर्सेज थोड़े अच्छे से नहीं रखे थे, जैसे तैसे जो भी मिला था वो पढ़ लिया था, और मैं ज़्यादा GT और क्वेश्चन बैंक भी नहीं लगाए थे। इंटर्नशिप में उतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, वर्क बर्डन ज़्यादा होता है। वर्क बर्डन ज़्यादा था। थक जाते हैं। फिर बाद में मैंने जब ड्रॉप लिया मैंने, तो 2 महीने बाद एम्स का एग्ज़ाम था, मे एम्स का था, तो उसमें मेरे 800 रैंक थे। 20,000 रैंक था उसमें, 20,000 रैंक था उसमें NEET PG में। फिर मैंने ड्रॉप लिया तो उसमें मेरे 800 रैंक आया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और लगा कि हाँ यार कर सकते हैं।
फिर मैं ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक, मेरे एम्स तक 12 से 13 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए थे। फिर मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए, फिर एग्ज़ाम डिले हो गई तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ने को। तो फिर एग्ज़ाम हुई तो नीट में तो 1100 रैंक था। मैं अभी इस बार नीट पीजी में 1100 रैंक है मेरा। चलो डॉक्टर साहब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपका मतलब 20,000 से फिर 800 एम्स में हाँ। फिर आपने बताया कि एक बार आप नीचे भी चले गए थे, 4,800 समथिंग बता रहे थे आप। एक बार हाँ, एम्स के तो 6 मंथली एग्ज़ाम होते हैं ना। हाँ। तो एक बार नवंबर में मेरे 4800 आ गए तो फिर थोड़ा सा आपने डिप्रेशन हुआ, फिर और मेहनत की, फिर आप लेके आए 1100। 1100 रैंक आया नीट में फिर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिन के कितने डेडिकेटेड आवर्स होते थे आपके पढ़ने के, कि आपका डेडिकेटेड schedule आवर्स था? ऐसा था कि मुझे मैं शेड्यूल वाइज पढ़ाई करता हूँ। मतलब मेरा ऐसा था कि स्टॉप वॉच टेक्निक है, शेड्यूल बनाना। मैं मतलब 4 महीने 5 महीने जो भी है ना, उसके मैं पहले से शेड्यूल बना लेता था। और जो भी पढ़ना है उसको, जैसे फर्स्ट डिवीज़न है मान लो 4 महीने में कर रहे हैं, तो सेकंड डिवीज़न को मैं 2 महीने में, थर्ड डिवीज़न को 1 महीने में, ऐसे टाइम को हाफ करते जाता था। और मैं टाइम बाउंड स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ता था मैं। तो मतलब दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे आप मैं पढ़ते थे? स्टॉपवॉच से पढ़ता था। स्टॉपवॉच से मतलब कि इनिशियली मेरा जो था ना 8 घंटे मिनिमम, मैं ऐसा रखा था कि 8 आवर्स तो पढ़नी है स्टॉपवॉच। अच्छा, मिनिमम 8 आवर्स 8 आवर्स थे। और 10 9 10 8 10 ये चलते रहता था पूरे साल मैंने। अच्छा, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ा हूँ average लगा मैं। लो। हाँ हाँ, स्टॉप वॉच से इफेक्टिव पढ़े। जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, हाँ, वो थोड़ी ना उस टाइम पॉज कर देता था उसको। हाँ, तो 8 से 10 घंटे थे। फिर लास्ट डेडिकेटेड 8 से 10 घंटे, डेडिकेटेड ऐसे नहीं कि बीच में आप कुछ कर रहे हो। हाँ, वो ऐसे थे मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके मतलब प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या आपकी प्रॉब्लम आई, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, और कैसे आपने उनको हैंडल किया? प्रॉब्लम ऐसा था कि एक तो एक अच्छा गाइड या एक सीनियर होना चाहिए, जैसे जो इस चीज़ को फेस किया हुआ है, सक्सेस है, जो इस बात से जा चुका है। तो एक मेरे सीनियर थे अनिरुद्ध पाल, मतलब मेरे सीनियर थे वहाँ पे। अभी वो मुंबई में है, सेठ जीएस में, वो भी मेडिसिन कर रहे हैं। तो मैं उनसे हमेशा बात करते रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई ना कोई एक चाहिए जो एग्ज़ाम ये प्रिपरेशन के ड्यूरिंग थोड़ा सा मोटिवेट करते रहे। तो मैं उनसे गाइडेंस मिल जाए। हाँ, गाइडेंस तो था ही, बट अब तरीका तो अपना ही रहने वाला है। बट एक मोरल मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ एक सीनियर है जो बताता है अपने को कि यार ऐसे करना ऐसे करना। और थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिफ़्रेश होता है, कुछ ना कुछ अलग बताते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार इसमें कम हुआ, क्यों कम हुआ, वो बातें होती है। फिर वो थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिलता है। मैं एक सीनियर से बात करते रहता था। तो आप लोग भी जब कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई ना 2 सीनियर से बात करते रहना चाहिए। कभी डाउन फील हो रहा है तो उनसे बात कर लो, कैसा लग रहा है, ऐसा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा बहुत भले उनकी बातों से थोड़ा सा माइंड अपने इफ़ेक्ट कर जाती है, हाँ यार ऐसे करना चाहिए, बट मोटिवेट करते हाँ हैं। मोटिवेट करते हैं। लास्ट में तो आपके माइंड का ही करना है, अपने को ही करना है, बट वो थोड़ा माइंड पे असर रहता है कि हाँ कुछ हाँ, ना कुछ क्योंकि मैं भी अलग। जब एफएमसी की तैयारी कर रहा था ना, तो दीपक मारवा ये सब मोटिवेशन की वीडियो डालते थे बस कि हाँ तुम कर दोगे एग्जाम, टेंशन मत लो, बस कंटिन्यूस रखो, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बस इतना ही चाहिए होता है। वही, बाकी तो खुद को ही करना है। तरीका अपना ही रहने वाला है पढ़ाई का। सेल्फ डाउट आया आपके मन में कि यार नहीं कर पाऊंगा, क्या रहेगा अगर नहीं हुआ तो? हाँ, सेल्फ डाउट तो था, बट मेरा ऐसा था कि आप अपना 100% दो लाइफ में। मतलब ऐसे कुछ श्योर थोड़ी ना है कि क्या होने वाला, नहीं आप उनको खुद नहीं पता, फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता है। बट आप अपना 100% देते हैं ना, तो लाइफ टाइम ऐसे सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ यार मैंने अपना 100% दिया है, जो मिलेगा वही मेरे लाइफ का है। तो मैं ऐसा पहले से माइंडसेट था कि अपना जितना मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं उतना करो, मेरा यही था। जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको करो। रिजल्ट हमारे ऊपर रिजल्ट अपने हाथ में है ही नहीं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो हमारे बस में बस पढ़ना ही है। तो मैंने वही एक मेरा फंडा था कि पढ़ना है मैक्स टू मैक्स, और कुछ नहीं था मेरा। तो आपका जीटी का क्या रहता था जो ग्रैंड टेस्ट देते थे? जीटी इनिशियली मैं मंथली देता था, फिर बाद में 15 डेज पे, फिर वीकली देने लगा था। मैं ज़्यादा जीटी को ऐसा नहीं किया था मैंने। मेरा ऐसा था कि ज़्यादा अपने कंसेप्ट को ग्रैस्प करो, उस पर ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि क्वेश्चन एज सच रिपीट तो होते बहुत कम एग्ज़ाम में होते हैं। जैसे एम्स वगैरह में कुछ चीज़ें होती, तो एम्स के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ कि आप लास्ट के 7 दिन जब एग्ज़ाम रहे ना 7 डेज़, तो आप रात में 2-3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाओ, टॉपिक देख लो, रट लो और उसको करके जाओ। थोड़ा सा वो मतलब टॉपिक उसमें रिपीट होते हैं एम्स में। क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन भी नहीं, उसमें क्वेश्चन भी होते हैं एम्स में, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, सेम टू सेम हाँ आ जाते हैं। बट जैसे कि नीट में है मोस्टली, इसमें क्या होता है कि
क्वेश्चन के बजाय टॉपिक रिपीट होती है, तो आप टॉपिक पढ़ के गए हो तो आपका आएगा। तो बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना ही जरूरी है। ये भी सुना है कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो लेंथी क्वेश्चन थे तो उनको कैसे आप solve हाँ, करते थे? ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछे थे कि यार कैसे करना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे हैंडल करना, कम टाइम रहता है। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन दिखे ना, तो आप इतने बार क्वेश्चन को देख चुके होते हैं ना कि, तो वो बता दिया कि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसमें देखोगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे फास्ट पढ़ते जाओ, उसमें एक कैचिंग पॉइंट दिखेगा आपको। मेन पॉइंट जो भी कोई क्वेश्चन है ना, उसमें कैचिंग पॉइंट नीचे से, पहले मैं तो नीचे से स्टार्ट करता था, ये पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन, और बीच में ऐसे जाते जाते मैं देखता था कि हाँ ये यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है, ये पूछना चाहता है, तो ऐसे पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा देख के फिर उसमें वो ऑप्शन को देखता था, तो उससे अपन जल्दी कर लेते। अब नहीं हो रहा है तो देखना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते थे ऐसे। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जब ना हमारा एक क्वेश्चन होता है पैंक्रियाटाइटिस का एक्यूट एपिसोड हो रहा है, तो पेन रेडिएटिंग टू द बैक, तो दो ही सराउंडिंग में आयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है या पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, तो उन दोनों में से 2 ऑप्शन देखो और फिर सही से पढ़ के, तो ये क्वेश्चन आया भी था हमारा एफएमजी में। तो वही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैचिंग में इतना बड़ा हिस्ट्री दे देगा, क्या करते हैं ना डिटेल में देते हैं, नाम बता देंगे कहाँ से हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ मतलब ऐसे यूजफुल नहीं है, वो सब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी आप नीचे का पढ़ो, बीच का कैचिंग पॉइंट देखो, ऑप्शन देखो, सॉल्व हो जाता है उससे भी। आपने कितने मंथ तैयारी की थी पीजी के लिए? मतलब पीजी के लिए तो ये अपना एग्ज़ाम का ये पोस्टपोन हो गया, तो बहुत टाइम मिल गया था, तो मैंने तो मेरा खुद को बता रहा हूँ 8 से 9 बार पढ़ के हो गया था। तो मतलब ड्यूरेशन कितनी थी? 8 महीने 10 महीने बाद? नहीं, ज़्यादा था, हमको तो अराउंड 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल तैयारी तो किया। आप तो फिर बोर हो गए होगे, बोर हो गया था saturation आ मैं, गया था कि यार सैचुरेशन बार-बार बहुत बार symptom बहुत बार मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी नहीं चाहिए। 1 साल बहुत ज़्यादा, आप 4 से अगर 4 बार ही पढ़ ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा है, उससे मतलब आप वो नीचे जाने लगता है। अच्छा, आप Regression लगता 4 बार से, तो रिवीजन मिनिमम कितने चाहिए होते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए? 3 to 4 टाइम चलेगा। 3 to 4 टाइम। हाँ, अगर कोई फ्रेश में है ना 3 से 4 बार भी कर ले तो बहुत ज़्यादा है। तो आप रिवाइज की क्या टेक्निक थी आपकी? मतलब एक तो जैसे प्रेप से पढ़ता हूँ मैं, मतलब उसमें रैपिड रिवीजन दे रखा है, फिर आप कैसे करते? तो वो इनफ है कि मतलब एफएमजी के लिए तो इनफ है? फैब्रिक के लिए इनफ है, बट मैं बोलूँगा इसके लिए नीट के लिए तो रैपिड रिवीजन जैसे कि उसके लिए है जो पहले से पढ़ के रखा है अपना, अच्छा, जिसके जो मेन बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, पूरा नोट्स पढ़ के रखा है, उसके लिए कि हाँ यार अपने को 10 दिन में कंप्लीट करना, उसके लिए है रैपिड रिवीजन का, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पहले मेन वीडियो से अपने बेसिक कंसेप्ट, फिर लास्ट के टाइम पे आप रैपिड वही रिवीजन वही कर सकते हो जल्दी से। और हाँ, तो एक और पॉइंट ये डॉक्टर साहब की, मतलब जब आप नेगेटिव मार्किंग जो होती है नीट पीजी में, तो उसको मतलब एक थोड़ा सा भी डाउट होता है तो एक क्वेश्चन आता है यार छोड़ देता हूँ, करूँ या ना करूँ, तो उसको कैसे हैंडल किया था आपने नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग कैसा था कि मेरा ऐसा था कि 4 ऑप्शन है, हाँ, 2 पता है, 2 एक्सक्लूड कर देते हैं हम। हाँ 2 एक्सक्लूड है, अब 2 में से है ना उसको अटेम्प्ट कर लो, अब बताऊंगा मैं। और उसमें ऐसा देखना कि ये बहुत बार एक चीज़ ये पॉइंट मैं रखूँगा कि जो भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हो ना, मेन एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे एक सिंपल माइंड लेके जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा हाई फाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सोचना ही नहीं, जो आपको सिंपल आंसर लग रहा है ना मोस्टली वही रहता है। ये मतलब कि एनबी वाले इतना हाई फाई मैरो और प्रेप जैसे तो नहीं सोचते हैं, तो बेटर है आप सिंपल माइंड लेके जाओ, सिंपल सोचो, सिंपल आंसर मार्क करो, और बेटर रहता है, उससे नेगेटिव कम होते हैं उससे। तो सिंपल लग रहा है, 2 तो एक्सक्लूड कर दिया आपने, अब 2 बचे, तो उसमें 2 में से तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है ना, 50-50% हो करना ही। जाता है। अब जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, 4 ऑप्शन, उसको क्यों अटेम्प्ट करोगे आप? हाँ, क्योंकि 1-2 पॉइंट से 100-200 रैंक नीचे हो जाती है। हाँ, नहीं करना ही नहीं है उसको। तो वैसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे मैक्स टू मैक्स, तो 190 तक आपको अटेम्प्ट करना ही है। वैसे भी आजकल के पेपर में ऐसा होगा 200 में से 190 तो करना ही है, 190 प्लस करना ही है। मैंने 193 अटेम्प्ट किए थे, तो जिसमें से 164 करेक्ट थे मेरे। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया, पहले लगाया था कि बहुत सारे इनकरेक्ट हुए, फिर बाद में सरप्राइज मिला आपको। Surprising चल है। कोई नहीं, उसके बारे में पूछेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका एग्जाम से 1-2 महीने पहले क्या चल रहा था आपके मन में, मतलब थॉट्स क्या थे आपके? थॉट्स यही थे कि अपना मैक्स टू मैक्स देना है, शेड्यूल तो पहले से अपना प्रिपेयर रखना है कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ने का रखो ही मत। उससे क्या होता है कि आपके माइंड पे स्ट्रेस आता है एग्ज़ाम के ड्यूरिंग कि यार ये भी छूट गया, ये भी नहीं पढ़ा। तो मैं बोलूँगा 1 से 2 दिन का कुछ अपना कुछ रखो ही मत पढ़ने का, क्योंकि एक दिन तो डॉक्टर साहब एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे रिलैक्स रहो। अगर रख भी दिया ना पढ़ने का, तो ऐसे माइंड में ऐसा आता है यार ये भी पढ़ लेता, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो छूटने वाला आने वाला जो है ना, आपने पूरे साल जो पढ़े ना वही आने वाला है। हाँ, अब एक दिन में कुछ चेंज नहीं कुछ होगा। चेंज नहीं होने वाला है। सो लास्ट दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए मैं बोलूँगा कुछ रखो ही मत पढ़ने के लिए, पहले से ही 2 महीने 3 महीने पहले अपना शेड्यूल बना लो।
अपना स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ो, आईएमपी को ज़्यादा प्रेफर करो, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन तो करके ही जाना है आपको, मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछना कि जो आपने सब्जेक्ट की डेडलाइन रखी थी कि इस महीने इतने दिन में मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना, तो आपके वो हो जाते थे कि आगे पीछे होते थे? या हाँ, उसमें थोड़ा बहुत होता था, लाइक एक दिन में एक सब्जेक्ट मान लो करना, एज्यूम कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट हो जाते हैं, डरमो वगैरह हो जाता हाँ, तो मान लो एक दिन में करना है, तो एक दिन का है 12 घंटे का पढ़ने का, 10 घंटे का, तो 2 घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगा, तो उसमें एक हो जाता है, चल जाता हाँ, है। मतलब जो आप डेडलाइन रखते हो 95% 90% कवर हो जाता कवर है। हो जाता है। तो आपको पहले बोला ना कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे भागना है आपको, बाकी तो रेस्ट वैसे ही है, पेज पलट के भी गए तो चलता है। हाँ, आप ये भी बता रहे थे कि एक मैं ऑडियो बुक सुन रहा था, उससे सुना था ईट द फ्रॉग फर्स्ट यस, थिंग इन द मॉर्निंग। तो मतलब सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट टास्क करो। डिफिकल्ट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम डे में क्या क्या मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फॉर फ्यूचर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम डे? एग्ज़ाम डे के दिन तो पहले ही बोल देता कि सिंपल माइंड लेके जाना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना ही नहीं है, रिलैक्स। एंजाइटी का वो सब बहुत लोगों को होता है, एंजाइटी होने लगता है। मैं बोलता हूँ कि आप पहले से माइंड सेटअप कर लो कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप पहले से ही माइंड सेट करके जाओ कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सब आता है, अब जो आएगा मैं उसको देखूंगा, अगर जो नया आया हो तो मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ये सोच के जाना। पर कई बार ऐसे होता है ना कि 2-3 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं सीरीज़ में, मतलब कुछ पता ही नहीं कहाँ से आ गए, तो वो ज़्यादा डिप्रेसिंग हाँ लगता है। हाँ, आपके साथ हुआ था? मेरे साथ इसमें हुआ था, नीट एम्स में भी हुआ था और नीट यूजी में हुआ था। नीट यूजी के प्रिपरेशन में पीएमटी में हुआ था इनिशियली। ये मैं हार्ड बताया था, हार्ड मतलब कि फिजिक्स से शुरू करता था, हार्ड क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं वो पहले करता था, क्योंकि बाद में दिमाग चलता ही नहीं है। तो मैं उसमें करता था, तो 1-2 क्वेश्चन में 5-5 मिनट लग गए। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अपने पास में टाइम कम है, तो हाँ, तो उसका टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन लेंदी है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अब मैं बोलूँगा कि आप छोड़ दिया करो। बाद में टाइम जब होता है बचता है ना रिवीजन का, पेपर का, तो अपन ऐसा थोड़ी ना है कि 3.5 घंटे है तो एक ही बार में करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फटाफट करते जाओ, बाद में रिवीजन। और बाकी ऐसे तो जो अपने एमसीक्यू पैटर्न के एग्ज़ाम रहते हैं तो उसमें पता चल जाता है कितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं, कितने टिक किए हैं, कितने मार्क किए हैं, वो तो सब पता चल जाता है। तो लास्ट में जब दूसरी बार अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ तो उसमें पता चल जाता है। अगर उसमें टाइम मैनेज हो गया तो उसको अटैम्प्ट कर लो, नहीं तो छोड़ दो। बाकी एक ऐसा नहीं है कि अपने बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो इजी वाले उसे छूट जाए और ये हार्ड के चक्कर में पड़ रहा है। मतलब जो अच्छे से पढ़ा वो तो अच्छे से कर लें, उसमें नंबर ना जाए। हाँ, कोशिश करो कि अटेम्प्ट हो गया तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। हाँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन सीरीज में ना आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एनबी वाले स्पेसिफिक ऐसे डिजाइन भी करते हैं, कभी करते हैं ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए, खराब हो जाता है पेपर, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब एग्जाम दे के बाहर निकले तो कैसा लग रहा था आपको? क्योंकि कैसा हो जाता है ना कि एग्जाम दिया तो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ अच्छा गया एग्जाम, बुरा गया एग्जाम, पता लग जाता है उसी टाइम पे। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। जो मेरे साथ के लोग थे तो हम कैब करके गए थे एग्ज़ाम देने, 4-5 लोग थे, 4 लोग थे, हम कैब से गए थे। सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर नागपुर में ही था। अच्छा। तो थोड़ा दूर रहता है ना, मतलब सिटी से बाहर रहता है, तो हमको कैब करके जाना रहता है, आना रहता है। उस दिन हम ड्राइव करके नहीं जा सकते, अपने खुद के व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। मतलब ये ऐसे लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम है ना, थोड़ा सा तो साल ख़राब हो जाता है। अगर कुछ हो गया एक्सीडेंट, मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लेते हैं। हाँ, तो प्रिकॉशन नहीं सबको लेना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो एग्ज़ाम के टाइम में कैब कर लिए थे हमने, 4 लोग मिल के गए थे। तो जो भी लोग थे मेरे साथ वाले वो बोलते थे यार मैंने 200 अटैम्प्ट कर लिया, ये कर दिया। अब मैं सबसे ज़्यादा कम अटैम्प्ट कर 193 करके आया था। तो मैं आई वाज लाइक कि अब तो 7 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ तो 4-5 हज़ार रैंक तो ऐसे पीछे जा रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा ऐसा था, फिर वो आ गया था आंसर किया जाता है ना, तो कुछ कोचिंग वाले डाल देते हैं, उससे भी लोगों मिला के ऐसे चेक करके बता रहे थे मेरे तो 150-160 आ रहे हैं। तो एक दोस्त ने मुझे भेजा कि यार तू देख ले, तो मैं 50 क्वेश्चन मतलब ऐसे ही मतलब पूरा नहीं, ऐसे सुपरफिशियली देख लिया। तो उसमें से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 10 गलत है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि 200 में 10 अगर 10-12 जा रहे हैं तो 50 से ऊपर तो गया हुआ है। तो लाइक अब 140-145 मैक्स टू मैक्स होगा। बट मैं जो मेरे साथ के लोग थे, कुछ लोग बोलते यार बने तो 160 प्लस जा रहे हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ, नंबर की नहीं, क्वेश्चन की। तो उसमें ऐसा लगा कि अब मेरा तो 10,000 से ऊपर जाएगा। तो मैं डिप्रेस था कि यार इतना पढ़ के भी इतना आ रहा है, मतलब आपने इतना बेस्ट दिया फिर भी हाँ इतना कम आ रहा है। हाँ, बट अब ठीक है, छोड़ दिया था मैंने। अब सोचना कि अब मेरे किस्मत में इतना ही लिखा हो तो मैं क्या करूँ, मैं तो बेस्ट दिया अपना, इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि अब जो भी रैंक जो आएगा वो ले लूँगा मैं, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। अगला क्वेश्चन ये है कि जब रिजल्ट आया तब आपको सरप्राइज फील हुआ? जैसे मैं ऐसी स्पॉइलर अलर्ट तो जैसे मतलब रिजल्ट आया उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी, घर वालों की क्या फीलिंग थी?
इतने दिनों से मैं तो ऐसे था, घर वालों को प्रिकॉशनरी मैं बोल दिया था पापा पेपर नहीं अच्छा गया है तो आप कुछ बोलना मत। हाँ, पहले से इतनी एक्सपेक्टेशंस हाँ, नहीं थी। नहीं थी, तो मैं पापा को भी बोल दिया था पापा अच्छा नहीं गया, हो सकता है कि 10,000 12,000 जो भी रैंक आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बार आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ में है नहीं। तो फिर रिजल्ट आया, मैं खुद से देखने की हिम्मत नहीं होती, मेरे दोस्तों के कॉल्स आते थे कि यार तू देख ले, आ गया रिजल्ट, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जीएमसी नागपुर में रेडियो मतलब कर रही है, तो उसने कॉल की कि यार देख रहा आज तू देख ले अपना रिजल्ट आ गया है। मैं बोला मैं नहीं देख पाऊँगा, तू ही देख मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मुझे देखने की। तो मैंने अपने एडमिट कार्ड भेजे, 2-3 लोगों को भेजे, उसको ही नहीं, सब ने चेक किए। और पहले मार्क्स आता है, रिजल्ट नहीं आता, रैंक नहीं आता है। तो मार्क्स में 627 आया, 627 है। 627 तो मैं ऐसा वाया बोले कि आज तक कभी जीटी में इतने आए नहीं है, इतने कैसे आ सकते हैं मैं उनको बोला कि यार अच्छे से रोल नंबर चेक कर लो मेरा, ऊपर दूसरा चेक ना हो। हाँ, ऊपर से नीचे से, ऊपर में एक था 450, नीचे में 300-400 ऐसे मार्क्स थे। मैं बोला मेरा वाला आ सकता है 450 ऐसा पेपर था मेरा। तो फिर उन लोगों ने चेक किए, बोले कि नहीं तेरा ही है, 4-5 लोगों ने चेक किया। मैं फिर खुश हो गया, मैं बोला इतना आ कैसे सकते, तो चमत्कार हो गया मेरे साथ में बट पता नहीं, मैं अच्छे से चेक नहीं किया था उस टाइम में। फिर मैं घर वालों को बताया, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश। एक्चुअली मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूँ, और एमडी मेडिसिन तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, मैंने मेडिसिन लिया है अभी। तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है मुझे, और प्राउड फील होता है। मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपने ब्रांच कैसे चूज़ की, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि ब्रांच कौन सी लेनी है किसी की सीट आने के बाद। ये तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपके बहुत लोगों की चॉइसेस रहती है कि पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड रहता है कि नहीं मुझे सर्जन बनना है, कई कर लेते हैं, ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, या बहुत लोग ऐसे पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, तो वहाँ से माइंड सेट रहता है। तो मेरा ऐसा कुछ सेट नहीं था कि जैसा रैंक वैसा ब्रांच वैसे उठा लो तो फिर मैंने जब मेरा रैंक आया तो मैं ऐसा था कि सर्जिकल ब्रांच लूँगा ही नहीं। ऐसा सर्जिकल आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक, आपको पसंद नहीं थी? मतलब पसंद था, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, फिर से मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर मेरे माइंड में आ गया कि सर्जिकल लेना भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब हाथ का मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा। बस फीलिंग आती थी कि यार सर्जरी में थोड़ा सा वो फाइन हैंड, हाँ, तो मैं बोला नहीं लेना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं बोला कि नॉन सर्जिकल में फिर मैंने डिसाइड किया। मुझे 3 ब्रांच आए, और मेरा रैंक भी था कि मुझे ऐसा लेना है कि थोड़ा लगे कि हाँ अपने रैंक की थोड़ी इज्जत बचे तो 1100 रैंक था, तो मैं ऐसा था कि मेडिसिन, डर्मा, रेडियो तो कोई ब्रांच मिल सकता है। तो फिर मैंने जो भी हमारे सीनियर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेसिडेंट तो बताएंगे वो कंफर्टेबल जिसमें कंफर्ट है उसको बताते कि ये प्रेफर करना चाहिए इसे। तो जो मेरे सीनियर थे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और उनके रिव्यू लिया मैंने तीनों ब्रांच के बारे में। फिर बाद में एक दिन पापा बैठे हुए थे, तो पापा बोले कि तुमको क्या लग रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने बाकी सब के इसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पापा को शेयर किया। तो उस टाइम डिसाइड किया, पापा बोले कि तू मेडिसिन कर सकता है, मेडिसिन ऐसे फील आएगा कि हाँ। तो मैंने फिर मेडिसिन डिसाइड किया, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेडिसिन लेके। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जब पेशेंट ऐसा वार्ड से ठीक होके जाता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती मुझे, मतलब बुढ़ी दादी लोग तो इतने प्यार से बात करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरियाणवी समझ में आ जाती है आपको? हाँ, थोड़ी समझ में तो आ ही जाती है। आपने वैसे पीजीआई कैसे चूज़ किया, रोहतक पीजीआई रोहतक? एक्चुअली एक मेरे सीनियर थे, तो बॉन्ड का है यहाँ पे, एक बेनिफिट है, सैलरी अच्छी है यहाँ पे, बॉन्ड के लिए ज़्यादा बॉन्ड है, हाँ, सैलरी दिल्ली के पास में, और घर भी यहाँ से मेरे बिहार जाना अगर रहा कभी वहाँ पे, तो दिल्ली से पास में ही पड़ता है, फ़्लाइट से चले जाओ या ट्रेन से चले जाओ, तो ये थोड़ा सा एक कंफर्ट लग रहा था। और दिल्ली के पास में तो ऐसा अपना जैसा लग रहा था मुझे, तो इसलिए रोहतक लिया। और सीनियर ने भी बोला कि यहाँ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और यहाँ के कॉलेज बहुत ऊपर जाता है। तो मैंने काउंसलिंग में दिल्ली के बाद एक KEM का रखा था, उसके बाद में इसको डाला था। प्रेफरेंस ये थी, हाँ, दिल्ली, फिर उसके बाद KEM, फिर ये रोहतक। तो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया था। फिर अपग्रेडेशन के लिए मैं दिल्ली के 2-3 कॉलेज आने, मुझे पता कि नहीं मिलने वाला, तो उसको छोड़ दिया मैंने। मैं बोला कि हाँ खुश हूँ, मेरा कॉलेज यहीं रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? फर्स्ट डे एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लग रहा है यार मेडिसिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, पहले डाउट आया कि एक्चुअली अपन नई जगह है ना, हाँ। तो जैसे मैं नागपुर अगर रहता तो मुझे सब पता है वहाँ पे लैब कहाँ पे हैं, हाँ। कैसे सिस्टम चलता है वहाँ पे। अब ये नया था यहाँ पे, कोई वार्ड कहाँ पे है,
लैब कहाँ पे है, कैसे इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है, मतलब कि एक एक चीज़ का मुझे फ़ोटो लेना पड़ रहा था। Last question. Any message to the future like NEET PG aspirants or generally MBBS students? MBBS स्टूडेंट्स को मैं एक ही मैसेज दूंगा आप एंजॉय करो, पढ़ाई करो, सब कुछ बैलेंस में रखो। ऐसे नहीं कि आप बहुत पढ़ रहे हो, अपने लाइफ के सब टाइम कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मुझे लगता है वो भी वर्थफुल नहीं है। एंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी फ्यूचर में तो आप देख रहे हो रेसिडेंसी, मेरी हालत तो देख ही रहे हो आप कैसे Time ही नहीं रहता हूँ, मिलता। टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो और बाकी पूरी रेसिडेंसी ऐसी चलती है, घिस पीट के जीना पड़ता है। फिर आगे भी पढ़ाई करनी है या प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। यूजी में ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा एंजॉय कर लो, पढ़ाई कर लो, सब कुछ बैलेंस में रखो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ो, आप पढ़ाई बैलेंस के रखो, साथ-साथ पढ़ाई enjoy कर भी एंजॉय भी करना है। करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट हो जाएगा, अरे मैंने ये नहीं किया। हाँ, ये लाइफ के साथ हाँ, निकल गए हाँ, इतने हाँ, सारे नहीं कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यादें रखनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स आने चाहिए बाद में अपन अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर शेयर करें कर कि हाँ सकें, यार स्टोरीज मैंने होनी स्टोरीज चाहिए। होनी चाहिए। तो MBBS के साथ साथ मतलब पढ़ाई, एंजॉय, सब कुछ बैलेंस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं बस पढ़ ही रहे हैं या बस एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए सब कुछ। So I think that is all for this video. Dr. Raj is one of the my favorite residents till now. जब जिनसे भी मैं अब तक मिला हूँ, a very humble and friendly person. क्योंकि काफ़ी मिलनसार है यार, दोस्त ज़्यादा लगते हैं मतलब सीनियर के बजाय, इनका बड़प्पन है यार वो। And it was really nice interacting with you, Dr. Raj. And you are like such an inspiration. Average student, इतने उतार चढ़ाव आए हैं आपकी लाइफ में कि रैंक भी इतनी आई हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये है कि इनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन की मतलब कोई बात नहीं, नीचे रैंक आ गई, दोबारा फिर से आना है यार, मतलब अच्छे से बेस्ट दो अपना, और ऐसे डिप्रेस नहीं होना है कि नहीं अच्छी रैंक आ रही तो क्या करें अब। दोबारा मेहनत करो, दोबारा ट्राई करो, कभी हार नहीं माननी है यार, क्योंकि मेडिकल की लाइफ ही ऐसी है कि सारी ज़िंदगी पढ़ना है। वी शुड प्रिपेयर फॉर ऑल द सिचुएशंस। थैंक्स डॉक्टर राज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। So if you have any doubt, DM Dr. Raj. I will put his Instagram link in the description of the video. Don't forget to hit the subscribe button, like and share this video. Catch you guys in the next one. Peace.